कैसे हैं आप लोग। नमस्कार मेरी ओर से, मैं हूं राकेश सिंह और हम लोग अपने अगले पड़ाव की ओर बिल्कुल आपके सामने। अब तक हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य कर लिए हैं। अब इसके बाद हम एक बड़े टॉपिक के ऊपर आ गए, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका के ऊपर। ठीक है, ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें बहुत बड़े बड़े जो टॉपिक हैं हम इजीली डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी भी जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं उसमें 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। अभी भी जितने सब्सक्राइब लोग हैं उसमें से सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं, और जो टोटल व्यूअरशिप है उसमें 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि चैनल सब्सक्राइब करना है। देखिए, अभी तो मैं स्टार्टिंग में ये वीडियोस फेसबुक पे या अन्य माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन भविष्य में शायद ऐसा मौका ना रहे कि हम और किसी माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंचा पाएँ, है ना, कि आप हमारे इस वीडियो को देख पाएँ। तो रेगुलर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे, आप मेरा चैनल खोलेंगे यूट्यूब पे सर्च करके एम विद राकेश, उस पर रेड कलर का एक सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, तो प्लीज़ उसको प्रेस करिए और उसके बगल में एक बेल बनी हुई है ना, उस बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर फीड्स मिलती रहें, रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें जो भी इस चैनल पे अपडेट हो रहे हैं। क्योंकि ये जो हम टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया, एक प्रॉपर रूटीन से चल रहे हैं। तो रूटीन का फ़ायदा मुझे तभी लगेगा जब मुझे लगेगा कि कुछ लोग मुझे सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं और जिनकी ज़रूरतों को मैं कहीं ना कहीं कुछ पूरा कर सकूं। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। हमारे हर वीडियो पिछली वीडियो से लिंक्ड होते हैं, तो अगर आपकी वीडियोस बीच में छूटती हैं तो मेरा नुकसान है, साथ में आपका भी नुकसान है। मेरा बौद्धिक नुकसान है और आप लोग का भी बौद्धिक नुकसान है। उम्मीद करता हूं कि ये जो 60% नॉन सब्सक्राइबर लिस्ट में अभी व्यूअरशिप है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी और सब्सक्राइब व्यूअरशिप इंक्रीज होगी। प्लीज़ रेगुलर देखिए, कंटिन्यू देखिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के कमेंट से आंसर देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग क्वेश्चन करिए, मैं सबके आंसर देने की कोशिश करूँगा जो भी रेलेवेंट चीज़ें होंगी। और इस पाठ्यक्रम का, इस करिकुलम का फ़ायदा उठा लीजिए। ठीक है, 24 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है। यूपी पीसीएस 17 जुलाई 2017 से लेके 30 जुलाई 2017 यूपीएसआई दूर नहीं है। आप जानते हैं कि पॉलिटी का क्या रोल होने वाला है ना। दिल्ली में टीचिंग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप जानते हैं कि जीएस का क्या रोल हो सकता है। इसके बावजूद भी अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो आप लोग खतरे में हैं, ये रियलिटी है। अगर आप लोगों ने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप खतरे में हैं, है ना। खैर, चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, अब तक हमने संविधान के भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया था, 4A तक, है ना। अब हम अपने संविधान के 5वें पार्ट की ओर, पार्ट 5 की ओर आए आज, यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्या होता है ये? मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, सिंपल सी चीज़ें डाल दी हैं। सबसे पहले बता दूं, संघीय कार्यपालिका या यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारे संविधान के भाग 5 में है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक आते हैं। इसके अंतर्गत हम अपने संघ की, है ना, अपने यूनियन की कार्यविधियों के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले मैंने मेन चीज़ जो लिखी है कि इसमें क्या क्या है जो हमें पढ़ने हैं, है ना। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर है उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और देन महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये चारों लोग मिलकर एक संघीय न्याय कार्यपालिका की व्यवस्था करते हैं। इसमें हमारा सब कुछ आ जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। हमारा किस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम करती है, किस तरह से देशी शब्दों में कहें तो हमारी सरकार काम करती है, वो इसमें सामने आपके आने वाला है। आपको पता है कि जो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो कौन सा है? पार्लियामेंट्री है, मतलब संसदीय है। हमारे देश में सरकार किस विधि से चलती है? संसदीय प्रणाली से चलती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलती है ना। 2 सदन है, लोअर हाउस, अपर हाउस, और उसके ऊपर कौन है? हमारा राष्ट्रपति। ये तीनों मिलके हमारी संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, दुनिया में अगर देखे जाएं तो मुख्य रूप से 2 प्रकार से सरकारें चलती हैं। एक तो संसदीय रूप से, पार्लियामेंट्री रूप से, दूसरा
प्रेसिडेंशियल रूप से, हिंदी में बोलेंगे इसको अध्यादेशात्मक व्यवस्था। मतलब एक और होती है, बहुत कम है, वो प्लूरल पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। ये स्विट्जरलैंड इसका एग्जाम्पल है। लेकिन विश्व में जहां लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में ज़्यादातर मुख्य रूप से यही दो शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, हमें इसी को देख के चलना है। इसके बारे में आपको अलग से बता दूंगा। तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, उदाहरण के रूप में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पे है? अध्यादेशात्मक सरकार का बेस्ट उदाहरण क्या है? अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। मोटे मोटे शब्दों में आपने बार बार भारत में सरकार का मुखिया कौन समझ में आता है वास्तविक रूप से? प्रधानमंत्री। और वैसे जब अमेरिका का जिक्र आता है तो आपके जबान पे किसका नाम आता है? ओबामा का, डोनाल्ड ट्रंप का। कौन है वो लोग? राष्ट्रपति। तो मतलब जिस शासन व्यवस्था में शासन का प्रमुख वास्तविक रूप से प्रेसिडेंट हो, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या अध्यादेशात्मक शासन व्यवस्था होती है, जिसमें संसद प्रमुख हो, है ना, जिसमें संसद प्रमुख हो और उसका जो बहुमत दल है उसका नेता वास्तविक शक्ति का मालिक हो, जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री। तो वो होती है संसदीय प्रणाली। भारत की प्रणाली संसदीय प्रणाली है। हम संसदीय प्रणाली डिस्कस करेंगे। भारत ने संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। वहाँ भी 2 सदन हैं और जो दोनों सदनों के ऊपर कौन है? सम्राट है। भारत में भी क्या है? 2 सदन है और दोनों सदनों के ऊपर कौन है? हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, है ना। 24 जुलाई को हमारे नए कोविंद साहब पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति के लिए। तो ये क्लियर आपको हो गया? पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो गवर्नमेंट की फॉर्म होती है क्या होती है। ये खाका हमारा तैयार हो जाए, फिर हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करनी शुरू करेंगे, ठीक है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसकी अपनी कुछ खूबसूरती है। अध्यादेशात्मक व्यवस्था प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसकी अपनी कुछ खूबसूरती है। दोनों में कुछ कमियां हैं, दोनों में कुछ अच्छाइयां हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया, संसदीय प्रणाली में प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। सर्वोच्च व्यक्ति भले संवैधानिक पद में राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। जबकि अध्यक्षतात्मक में वास्तविक शक्ति भी राष्ट्रपति के ही पास होती है। दूसरी बात, इसमें जो बहुमत दल का नेता है संसद का, है ना, लोअर हाउस का जो बहुमत दल का नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होती है। इसका राष्ट्रपति का और जो उनके हाउसेस होते हैं, जो उनके सदन होते हैं, उनके चुनाव अलग अलग होते हैं, उनका कोई लिंकेज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये बहुत लोगों की भागीदारी बड़े पैमाने पे होती है इसमें, है ना। डायरेक्ट इलेक्शन ज़्यादातर होते हैं, बड़े पैमाने पे लोगों की भागीदारी होती है। अध्यक्षतात्मक व्यवस्था में उतने बड़े पैमाने पे लोगों की भागीदारी नहीं होती है। संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मंत्री परिषद होती है या जो प्रधानमंत्री है, इसकी पूरी परिषद है, वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, अध्यक्षतात्मक सिस्टम में क्या होता है कि राष्ट्रपति की जवाबदेही नहीं होती है हाउसेस के प्रति। दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, इस तरह कहा जाए, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, अपने अपने कामों को लेके। संसदीय प्रणाली में हाउस भंग होता है, लोअर हाउस लोकसभा हमारा भंग होता है ना, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, या बीच में बहुमत खत्म हो गया तो पहले भी चुनाव हो जाएंगे, है ना। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हाउस कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा आपको? संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होने जा रहा है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये मैं आपको डिफरेंसेस कराना, क्लियर करना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये 2 पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
जिसके द्वारा शासन चलता है, वो आप समझ लीजिए ताकि पता लगे कि शासन किस प्रकार चल रहा है ना। ऐसा नहीं लगे कि जो हम भारत में होता है वही पूरी दुनिया में होता है। लोकतंत्र वहाँ भी है, लेकिन भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, बिकॉज सबसे ज़्यादा भागीदारी है लोगों की डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा, ठीक है। अच्छा, आगे चल के देखते हैं आपका हम पार्लियामेंट्री सिस्टम और इसकी चीज़ें कर रहे थे। मैंने बताया कि बड़ी पैमाने की भागीदारी होती है पार्लियामेंट्री में, कम पैमाने पे भागीदारी होती है अध्यक्षतात्मक में, प्रेसिडेंशियल में। और देखिए कुछ कमियां भी हैं हमारी, जो है संसदीय व्यवस्था थोड़ी अनस्टेबल होती है। इतना ज़्यादा लोकतंत्र की कब कौन किसका समर्थन ले लेगा पता ही नहीं, कौन किसका समर्थन खींच लेगा ये भी पता नहीं। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, स्थिर नहीं रहती सरकारें हमारी जैसी व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में, क्योंकि उन्हें कंटिन्यू संसद में ना अपना वो साबित करते रहना होता है बहुमत। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये उनकी खूबसूरती है। अध्यक्षतात्मक व्यवस्था में क्या हो गया कि स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। इसके बाद ये ज़्यादा खर्चीला होता है, जो संसदीय व्यवस्था होती है ज़्यादा खर्चीली होती है, ये उसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम खर्चीली होती है। चीज़ें क्लियर हो गई आपको। संसदीय दोनों में जो प्रमुख होता है शासन का वो राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। एक प्रकार से संसद के मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, ठीक है। जो उसको एडवाइस मिलेगी उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। बहुत ज़्यादा वो राइट एंजॉय करता नहीं है, उसके जो भी राइट और प्रिविलेजेस हैं वो लिंक्ड हैं मंत्रिपरिषद के साथ। जबकि प्रेसिडेंट रूल में, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट सारी पावर्स एंजॉय करता है, अल्टीमेट पावर उसी के पास होती है। इसका क्या हुआ कि भारतीय संसदीय प्रणाली जैसी व्यवस्था में, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में खतरा नहीं होता है कि किसी कोई तानाशाही पैदा हो जाएगी, है ना। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डर है कि कोई तानाशाही ना खड़ी हो जाए, क्योंकि एक ही आदमी के पास सत्ता ज़्यादा है। तो वहाँ थोड़ी स्थिति खराब रहती है कि कब वहाँ पे एक व्यक्ति पूरी सत्ता को हथिया सकता है ना। भारत में ऐसा नहीं हो सकता, या संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ पे सत्ता डिसेंट्रलाइज होती है कई चैनल के थ्रू, है ना, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होती है, हमेशा हाउस में होती है, और वो हाउस के प्रति पूरी कैबिनेट जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली थोड़ी स्टेबल, मतलब कि स्टेबिलिटी अगर कम कही जाए, लेकिन फिर भी खुली होती है और लोकतंत्र के हनन का खतरा कम होता है संसदीय व्यवस्था में। और प्रेसिडेंशियल व्यवस्था में लोकतंत्र कभी भी खत्म हो सकता है अगर उस पद पे, अगर सर्वोच्च पद पे खराब आदमी पहुंच गया तो, अगर सर्वोच्च पद पे खराब आदमी पहुंच गया। समझ गए आप लोग। बेस्ट एग्जांपल इंडिया और यूएस का है, अगर आप देख लेंगे तो, ठीक है जी। खैर, अब हमारा आ गया यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमको ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बता दूं कि हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 52 से जो शुरू हो रहा है। उसके बाद मैं उपराष्ट्रपति में बहुत मामूली सा है, वो छोड़ेंगे। उसके बाद हम सीधे ना अपनी मंत्रिपरिषद करेंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद पकड़ेंगे और उसके बाद इन दोनों को निपटाएंगे कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आपस में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने खाका बता दिया आपको, डिफरेंस बता दिया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स का। और जो मैंने तीसरी गवर्नमेंट बताई थी, सामूहिक उत्तरदायित्व वाली गवर्नमेंट ना, प्लूरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होती है। और संसदीय प्रणाली की तरह ऐसा भी नहीं कि एक ही व्यक्ति ज़्यादा मजबूत होता है जैसे प्रधानमंत्री होता है। प्लूरल पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि एक ही जैसे बराबर पावर के कई सारे लोग होते हैं और वो बराबर पावर एंजॉय करते हैं। स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की एक परिषद होती है जो कि देश का शासन चलाती है, और उन सबको बराबर अधिकार होते हैं, ठीक है। और समय समय पर उनके चुनाव होते रहते हैं। तो वहाँ क्या है, किसी एक के पास पावर केंद्रित नहीं है, या सत्ता के कोई एक धुरी नहीं बनता है, ना तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरह, ना तो पार्लियामेंट्री फॉर्म की तरह। तो क्लियर हो रहे हैं, तीनों चीज़ क्लियर हो गई। चलिए, ये क्वेश्चन कई बार आता है संसदीय प्रणाली का और अध्यक्षतात्मक प्रणाली का, कि भारतीय शासन व्यवस्था किससे मिलती है, ब्रिटेन से मिलती जुलती है, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया। तो अब हम राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति हमारी जो देश की संसद है, संसद पार्लियामेंट हम करेंगे आगे, हमारे देश में जो शासन की जो रीढ़ है वो
इस प्रकार की है, संसद इससे चलती है, आपको पता है, और संसद में ये सिस्टम है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन सब में हम राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करते हैं विधिवत रूप से। राष्ट्रपति टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति से ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते हों, एक एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया गया है? अनुच्छेद 52 के बारे में। 52 में क्या दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब तक हमने लगभग सारे आर्टिकल एक एक करके सारे पढ़े हैं। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वही चलेगा, क्योंकि बहुत सी पेक्युलर चीज़ें इकट्ठी हमारे सामने आएंगी। तो आर्टिकल 52 डिस्कस करता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, पहली बार राष्ट्रपति शब्द का इसमें जिक्र होता है। ठीक है, और इसमें इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 53(1). ये क्या कहता है? ये 53(1) कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वह संविधान में दिए गए कानूनों के अनुसार, संविधान के दायरे में रह के, है ना, अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा और देश का शासन चलाने में मदद करेगा, शासन चलाएगा। इसके लिए वह स्वयं या अपने सबऑर्डिनेट, अपने जो उनके छोटे, उसके निचले, उसके अंडर में जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कार्य करवाएगा या करेगा। तो 53(a) क्या कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के नियमों के अनुसार देश के शासन के लिए कार्रवाइयाँ करेगा। ठीक है, इसके लिए वह स्वयं कार्रवाई कर सकता है या अपने निचले अधिकारियों की मदद से कार्य कर सकता है। क्लियर हो गया? आर्टिकल 52, 53.1। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आर्टिकल 52 से 62 तक ये राष्ट्रपति के पद के बारे में, फिर राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन एंड ऑल दैट, है ना, ये सब है। तो इसमें मैं 58 में चलता हूँ सीधे। अब आर्टिकल 58 क्वेश्चन आता है इसमें से, एलिजिबिलिटी। प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है? उसकी अर्हता, क्वालिटी, क्या क्या जरूरी बेसिक उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो क्या मैं कंडीशन फुलफिल करता हूँ कि राष्ट्रपति बनूँ, कि जाके बस मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लूँगा? जी नहीं, उसके लिए मुझे कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, श्योरली, किसी विदेशी को थोड़ी बना देंगे। 35 साल की एज, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हूँ कम से कम। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। मतलब लोकसभा एमपी बनने की, ना, लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, उसके अंदर सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, जो उनके लिए चाहिए। मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, ठीक है, ये सब चीज़ें, भारत का नागरिक हो, ये सारी चीज़ें इसमें फुलफिल हो जाती हैं इन सब 3 चीज़ों में। ठीक है, एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या आती है इम्पॉर्टेंट चीज़ की? राष्ट्रपति बनते समय वह लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति बनते समय वह किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो, है ना, कोई भी उसने ऐसा ऑफिस हेल्ड ना कर रखा हो जिससे उसको प्रॉफिट मिल रहा हो। ठीक है, मतलब उसको किसी भी लाभप्रद पोस्ट पे नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते समय। ठीक है जी, इसके लिए ये बहुत तगड़ा काम है ये, क्योंकि इसमें विवाद हुआ था पिछले इलेक्शन में, जब प्रणब मुखर्जी और पीए संगमा के बीच में हुआ था 2012 में। तो फिर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट चला गया था कि
कुछ कमिटीज़, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो चीफ रह गए थे, हेड रह गए थे, जैसा कहना था पीए संगमा का प्रणब मुखर्जी के बारे में, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड सारे जो चीज़ें हैं, सारे मुकदमे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। वो डिस्कस कर रहे हैं आगे हम। तो लाभ के पद पे ना हो। अब एक और चीज़, लाभ का पद क्या क्या होता है? राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या मंत्री है ना, ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, है ना। ये गवर्नर है ना, ये लाभ के पद नहीं है। इसके अलावा जो और पद हैं वो लाभ के पद माने जाते हैं। तो मतलब क्या, अगर कैबिनेट मिनिस्टर है या अभी कोई गवर्नर है, तो ये सब लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं। समझ गए आप लोग? इसके अलावा जो भी और पोस्ट पद हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं। तो मैंने अभी इस वीडियो में क्या बताया आपको कि हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव का रूप कैसा है, उसमें क्या क्या इसके हिस्से हैं। इस हिस्से में सबसे पहले हम राष्ट्रपति पकड़ेंगे, मैंने बताया आपको। तो राष्ट्रपति में मैंने आपको शुरुआती रूप से इसकी अहर्ता और इसका किस प्रकार से कोई राष्ट्रपति बन सकता है, क्या क्या उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो मुझे राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो मुझे सारी एलिजिबिलिटी मिलेगी, उसके बाद कम से कम मेरे नाम के, है ना, मैं कैंडिडेचर भरूंगा तो मेरे नाम के कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए, जो 50 लोग कहें हाँ भाई इनका ना नाम डालो आगे, ठीक है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। मतलब क्या, प्रस्तावक कहते भैया हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि ना इनको ना खड़ा कराओ जरा चुनाव में, राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा कराओ। 50 लोग कम से कम होने चाहिए और 50 लोग उन प्रस्तावकों की हाँ में हाँ मिलाने के लिए होने चाहिए। हाँ भाई मान लिए बात को, है ना, इस टाइप से। मतलब 50 जो प्रस्ताव लेके आए हैं, 50 जो उसको सपोर्ट और करते हैं, तो टोटल 100 लोगों का एक प्रकार का आपको सपोर्ट चाहिए होगा, तब जाके आप अपनी इलेक्शन फाइट कर सकते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, ठीक है। एक और चीज़, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अब इस वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखते नहीं हैं। अगली वीडियो में मेरा पूरा राष्ट्रपति का चुनाव कराने जा रहा हूँ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर क्वेश्चन आएगा, बिकॉज अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो एकल संक्रमणीय मताधिकार प्रणाली से होता है, तो वो आपको सिंगल प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। और अगली वीडियो में राष्ट्रपति का इलेक्शन, है ना, राष्ट्रपति के इलेक्शन के बाद क्या क्या उसकी कंसिक्वेंसेस होते हैं, तो कैसे कैसे डील हो सकते हैं वो, और उसके बाद सीधे सीधे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग जल्दी ही, बिल्कुल सामने। और इस वीडियो में ज़्यादा कुछ मैंने नहीं दिया, लेकिन जो वर्बली बोला है उसे लिखिएगा ज़रूर, नहीं तो सुनने के बाद फिर निकल जाएगा सब कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच।